नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विद शिवम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम देखेंगे अति महत्वपूर्ण प्रश्न जीके और जीएस से संबंधित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। तो आप इस क्लास को बिल्कुल भी स्किप ना करें और वीडियो को पूरा वॉच करें। अंत में जीएस के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रखे हैं। शुरुआती में हम देखेंगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन और उससे सीमाएं कि कौन कौन से देश में कौन कौन सी सीमाएं हैं और उस रेखा का क्या नाम है। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं पहला प्रश्न, WTO की हम बात करें तो WTO का पूरा नाम क्या है। WTO का जो पूरा नाम है वो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन हिंदी में से कहते हैं विश्व व्यापार संगठन। इसकी स्थापना की बात करें तो स्थापना इसकी हुई थी 1 जनवरी 1995 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय पूछ ले तो इसका मुख्यालय कहाँ है, तो मुख्यालय इसका है जेनेवा के अंदर स्थित है। मुख्यालय इसका जेनेवा में है। देशों की बात करें तो देश इसमें कितने शामिल हैं, तो 164 देश इसमें शामिल हैं। 164 देश इसमें शामिल हैं या 164 देश इसमें प्रतिनिधित्व रखते हैं। मुख्यालय जेनेवा के अंदर स्थित है। 1 जनवरी 1995 में WTO की स्थापना हुई थी। विश्व व्यापार संगठन इसे कहते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वो हमारा प्रश्न है ADB। ADB क्या है, तो ADB की हम बात करें तो इसके फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक। स्थापना की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1966 ईस्वी में। इसकी स्थापना 1966 ईस्वी में हुई थी। मुख्यालय पूछे तो मनीला में इसका मुख्यालय है। मनीला ना हो ऑप्शन में तो इसका फिलीपींस की राजधानी है मनीला। फिलीपींस की राजधानी है मनीला, तो वहाँ पे इसका मुख्यालय है। और इसमें कितने देश सदस्य हैं, तो 68 देश इसमें शामिल हैं। ये 68 देश सदस्य शामिल हैं इसमें। अगले हम बात करें EU। EU क्या है, तो EU का फुल फॉर्म है यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन, यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ। स्थापना की बात करें कि यूरोपियन संघ की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1 नवंबर 1993 ईस्वी में हुई थी। मुख्यालय पूछे तो मुख्यालय इसका ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका मुख्यालय स्थित है। सदस्य देश कितने हैं इसमें, तो 27 देश इसमें सदस्य शामिल हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है G8। G8 क्या है, G8 को कहते हैं G4 बोला तो ग्रुप 8 मानी 8 देश। स्थापना की अगर बात करें तो स्थापना हुई थी इसकी 1975 ईस्वी में। फ्रांस द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। 8 देश इसमें शामिल हैं। कौन कौन सी, कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, इटली और रूस। कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, इटली और रूस। 8 देश G8 में शामिल हैं या ग्रुप 8 में शामिल हैं। स्थापना 1975 में हुई थी। फ्रांस द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है सार्क। अगला प्रश्न हमारा सार्क। सार्क की बात करें तो सार्क क्या है। सार्क क्या है, तो सार्क की जो फुल फॉर्म है वो है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। स्थापना कब हुई थी इसकी, सार्क की, तो सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो नेपाल की राजधानी काठमांडू में इसका मुख्यालय स्थित है। इसका सार्क का कितने देश शामिल हैं इसमें, तो 8 देश इसमें शामिल हैं। कौन कौन से, तो मालदीव, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत और नेपाल। कैसे याद रखेंगे, तो याद करने का फार्मूला है MBBS पेन। जब MBBS डॉक्टर होगा तो पेन की दवाई देगा। तो M से हो गया मालदीव, B से हो गया बांग्लादेश, फिर B से अगली B से होगा भूटान, S से हो गया श्रीलंका, P से हो गया पाकिस्तान, A से हो गया अफगानिस्तान, I से हो गया भारत और N से हो गया नेपाल। I बोला तो इंडिया, बोला भारत। तो सार्क का मुख्यालय इसे दक्षेस के नाम से भी जाना जाता है। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, मुख्यालय नेपाल की राजधानी काठमांडू में है।
8 देश इसमें शामिल हैं, मालदीव, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत और नेपाल। अगला जो हमारा प्रश्न है वो प्रश्न है आसियान। तो आसियान क्या है? आसियान की अगर हम बात करें, आसियान क्या है, तो आसियान की फुल फॉर्म है, आसियान की फुल फॉर्म तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, दक्षिण पूर्वी राष्ट्रों का संघ, दक्षिण पूर्वी राष्ट्रों का संघ। कितने देश इसमें सदस्य हैं? तो 10 सदस्य देश इसमें शामिल हैं। इसकी स्थापना की बात करें तो 8 अगस्त 1967 को इसकी स्थापना हुई थी आसियान की। केंद्रीय सचिवालय कहाँ स्थित है? तो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में इसका केंद्रीय सचिवालय स्थित है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में 8 अगस्त 1967 को इसकी स्थापना की गई थी। 10 सदस्य देश इसमें शामिल हैं, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, आसियान। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है नाटो। नाटो, नाटो की हम बात करें तो नाटो क्या है, नाटो क्या है और नाटो में क्या क्या चीज़ शामिल हैं? तो नाटो की फुल फॉर्म की बात करें तो नाटो की जो फुल फॉर्म है वो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तरी अटलांटिक गठबंधन, उत्तरी अटलांटिक गठबंधन इसका हिंदी रूपांतरण है। स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 को नाटो की स्थापना हुई थी। नाटो के अंग, तो नाटो के कितने अंग हैं? तो नाटो के अंगों की बात करें तो पहला है परिषद, प्रतिरक्षा समिति, उपपरिषद और सैनिक समिति। परिषद, प्रतिरक्षा समिति, उपपरिषद और सैनिक समिति नाटो के अंग हैं। शामिल देश कितने हैं? तो इसमें 30, वर्तमान में 30 देश इसमें शामिल हैं। नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तरी अटलांटिक गठबंधन नाटो की फुल फॉर्म है। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है अरब लीग। अरब लीग क्या है? तो अरब लीग की हम बात करें, अरब लीग क्या है तो देखें अरब लीग। अगला जो हमारा प्रश्न है अरब लीग सहयोग का समन्वय करना, यानी कि जो अरब के जो देश हैं उनसे क्या करना, सहयोग का समन्वय करना, एक देश से दूसरे देश का क्या हो, सहयोग हो और उसका कोऑर्डिनेशन हो, क्या हो, समन्वय हो। स्थापना की हम बात करें तो 22 मार्च 1945 में इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय कहाँ है इसका? अरब लीग का जो मुख्यालय है वो काहिरा के अंदर स्थित है और 22 सदस्य देश इसमें शामिल हैं, यानी कि 22 देश इसमें क्या हैं, सदस्य हैं। मुख्यालय कहाँ है? काहिरा के अंदर इसका मुख्यालय है। अगला जो हमारा प्रश्न है विभिन्न देशों की अलग अलग संसद हैं और उन संसदों के नाम अलग अलग हैं। भारत की जो संसद है, भारत की संसद को संसद ही कहते हैं। कनाडा और ब्रिटेन की जो संसद है उसे पार्लियामेंट कहते हैं। कनाडा और ब्रिटेन की संसद को क्या कहते हैं? पार्लियामेंट कहते हैं। मलेशिया की संसद को दीवान निगारा कहते हैं और जापान की संसद को डायट कहते हैं। तो जापान की संसद का क्या नाम है? डायट है। मलेशिया की संसद का नाम दीवान निगारा है और कनाडा और ब्रिटेन की संसद का नाम है पार्लियामेंट। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है ओपेक। ओपेक क्या है? ओपेक की हम बात करें तो ओपेक की फुल फॉर्म क्या है? ओपेक की फुल फॉर्म क्या है तो देखें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन। तो पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन। स्थापना कब हुई थी ओपेक की? तो 1960 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ? बगदाद में। 13 देश सदस्य शामिल हैं इसमें, लेकिन भारत इसमें शामिल नहीं है। किसमें? ओपेक में। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन। 13 सदस्य देश इसमें शामिल हैं, लेकिन भारत इसमें शामिल नहीं है। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है रेड। रेड क्रॉस क्या है? तो रेड क्रॉस की हम बात करें, रेड क्रॉस स्थापना इसकी 1863 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ है रेड क्रॉस का? तो मुख्यालय इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है इसका मुख्यालय। रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। रेड क्रॉस दिवस कब? 8 मई को मनाया जाता है। और रेड क्रॉस का क्या उद्देश्य है? तो युद्ध विपदा के समय राहत दिलाना, यानी कि रेड क्रॉस का जो उद्देश्य है वो है युद्ध के समय या किसी विपदा के समय राहत दिलाना, इसका प्रमुख उद्देश्य है। संकेत की बात करें, कुछ संकेत हैं इसमें,
जैसे रेड क्रॉस का जो संकेत होता है वो किस लिए दिखाया जाता है, तो रेड क्रॉस का जो संकेत होता है वो कहाँ कहाँ दिखाया जाता है, तो डॉक्टरी सहायता के लिए और अस्पताल में क्या होता है, रेड क्रॉस का चिन्ह लगा हुआ होता है। आपने देखा होगा अस्पतालों में क्या होता है, एक प्लस का चिन्ह होता है रेड लाल कलर का, तो उसे कहते हैं रेड क्रॉस, वो अस्पताल में होगा या डॉक्टरी सहायता के लिए। अगला प्रश्न है कलम। कलम का क्या संकेत है, कलम का जो चिन्ह बना हुआ होता है वो संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक है, संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक है कलम का चिन्ह। लाल त्रिकोण किस चीज़ का संकेत करता है, तो लाल त्रिकोण जो संकेत करता है वो परिवार नियोजन का प्रतीक है। परिवार नियोजन का प्रतीक कौन है, लाल त्रिकोण। संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक कौन है, कलम। और डॉक्टरी सहायता और अस्पताल का जो प्रतीक है वो है रेड क्रॉस। अगला हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन कौन सी हैं, तो देखें पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो मध्य है वो डूरंड रेखा है। कौन सी रेखा है, डूरंड रेखा है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य। उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के मध्य कौन सी समांतर रेखा है, तो 38वीं समांतर रेखा है उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के मध्य। भारत और चीन के मध्य कौन सी रेखा है, तो भारत और चीन के मध्य जो रेखा है वो है मैकमोहन रेखा। भारत और चीन के मध्य मैकमोहन रेखा। जर्मनी और फ्रांस के मध्य कौन सी है, मैगिनॉट रेखा, तो जर्मनी और फ्रांस के मध्य मैगिनॉट रेखा। भारत और चीन के मध्य मैकमोहन रेखा। उत्तरी कोरिया दक्षिणी कोरिया के मध्य 38वीं समांतर रेखा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य डूरंड रेखा है। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है प्रमुख वाद्य यंत्र एवं वादक, यानी कि कौन क्या क्या चीज़ कौन कौन बजाते थे, तो वाद्य यंत्र और बजाने वाले। तो बांसुरी बजाने के लिए कौन जाने जाते हैं, तो बांसुरी के लिए सर्वप्रथम जाने जाते हैं वो हैं पन्नालाल घोष। बांसुरी के क्या थे, ये वादक थे। बीड़ा बजाने में कौन वादक थे सबसे ज़्यादा, तो वो थे बालचंद्रन। बालचंद्रन बीड़ा वादक हैं। सारंगी के लिए कौन जाने जाते हैं, तो उस्ताद बिंदु खां। उस्ताद बिंदु खां सारंगी के लिए जाने जाते हैं। और पंडित रविशंकर सितार के लिए जाने जाते हैं। तो पंडित रविशंकर सितार के लिए, उस्ताद बिंदु खां सारंगी के लिए, बालचंद्रन बीड़ा के लिए, पन्नालाल घोष बांसुरी के लिए। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है प्रमुख पुरस्कार क्षेत्र। प्रमुख पुरस्कार क्षेत्र, तो पुरस्कार की हम बात करें तो पहला हमारा पुरस्कार है पुरस्कार क्षेत्र। नोबेल पुरस्कार कौन कौन से क्षेत्र में दिया जाता है, तो 1901 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार की स्थापना हुई थी। यानी कि नोबेल पुरस्कार कब से मिलता है, 1901 ईस्वी से इसकी शुरुआत हुई थी नोबेल पुरस्कार देने की। कौन कौन से क्षेत्र में दिया जाता है, तो साहित्य, चिकित्सा, भौतिकी, रसायन और शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न है पत्रकारिता पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। पत्रकारिता के इनके पत्रकारिता को जो पुरस्कार दिया जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में वो कौन सा पुरस्कार है, तो वो है पुलित्जर पुरस्कार। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। 1917 ईस्वी से इसकी शुरुआत हुई थी। भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो भटनागर पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। शुरुआत इसकी 1957 से हुई थी। सरस्वती सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। 1991 से इसकी शुरुआत हुई थी। तो सरस्वती सम्मान साहित्य के क्षेत्र में 1991 से इसकी शुरुआत हुई थी। भटनागर पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में 1957 से इसकी शुरुआत हुई थी। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में 1917 से इसकी शुरुआत हुई थी। और नोबेल पुरस्कार साहित्य, चिकित्सा, भौतिकी, रसायन और शांति के क्षेत्र में दिया जाता है। 1901 से इसकी शुरुआत हुई थी। 1901 से इसकी शुरुआत हुई थी। तो पुलित्जर और पत्रकारिता तार है, तो पत्रकारिता में क्या रहा, तार है 1917 और 17 में भी क्या आता है, ता आता है। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है विज्ञान से संबंधित। विज्ञान से संबंधित, तो देखें कौन कौन से प्रश्न हैं। प्रश्न की हम बात करें, पहला प्रश्न हमारा जलीय लकड़ी का उत्पाद है। तो जलीय लकड़ी जो होती है उसका उत्पाद कौन सा होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प होती है। जो जली हुई लकड़ी होती है उससे कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प निकलती है। मानव उत्सर्जन तंत्र में मूत्र मार्ग का क्रम क्या है, तो मानव का जो उत्सर्जन तंत्र होता है उसमें मूत्र मार्ग का क्रम क्या होता है, तो पहले क्या होगा, वृक्क,
मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्रमार्ग। वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्रमार्ग। टैडपॉल किस जल में वृद्धि करते हैं? टैडपॉल जो होता है जीव, वो किस जल में वृद्धि करता है? तो वो आयोडीन युक्त जल में क्या करता है? वृद्धि करता है। पीयूष ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि और थायराइड ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि और थायराइड ग्रंथि ये अंतःस्रावी ग्रंथि हैं। पीयूष ग्रंथि पूछे, एड्रिनल ग्रंथि पूछे, थायराइड ग्रंथि पूछे, ये अंतःस्रावी ग्रंथि हैं। अग्नाशय ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि कैसी है? तो अंतःस्रावी और बहिस्रावी ग्रंथि है। तो पैनक्रियाज ग्लैंड जो है वो अंतःस्रावी भी है और बहिस्रावी ग्रंथि भी है। अगला जो हमारा प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वो है लीवर। वो क्या है? लीवर। इसे कहते हैं यकृत। जिगर, कलेजा, लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। और मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि वो पीयूष ग्रंथि है। मटर के दाने के समान होती है और मस्तिष्क के अंदर पाई जाती है। अगला जो हमारा प्रश्न है, दूध में पोषक तत्व हैं। दूध में कौन कौन से पोषक तत्व शामिल हैं? तो प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन डी। प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन डी दूध में पाए जाने वाले पोषक तत्व हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, पादप जंतुओं के मृतक ऊतक क्या कहलाते हैं? जो पादप जंतु होते हैं उनके जो मृतक टिश्यू होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं ह्यूमस। क्या कहते हैं उन्हें? ह्यूमस। पॉप की ध्वनि के साथ जलने वाली गैस कौन सी है? तो पॉप की ध्वनि के साथ जो जलने वाली गैस है वो हाइड्रोजन गैस है। हाइड्रोजन गैस है। मधुमेह रोग किस हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है? तो मधुमेह रोग को कहते हैं डायबिटीज। डायबिटीज ये इंसुलिन हार्मोन द्वारा कंट्रोल होता है। अगला जो प्रश्न हमारा, MgOH का होल ट्वाइज। MgOH का होल ट्वाइज क्या नाम है इसका? तो इसे कहते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है MgOH का होल ट्वाइज का? तो प्रति अम्ल के रूप में या अपच के समय, जब कोई चीज़ ना पचती हो अपच के समय MgOH का होल ट्वाइज दिया जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं इसे। आयोडीन का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो आयोडीन का उपयोग घावों पर लगाने के लिए किया जाता है। और क्लोरीन का जो उपयोग किया जाता है वो जल शोधन में किया जाता है। तो जल को सही करने के लिए क्लोरीन का उपयोग और घाव को ठीक करने के लिए आयोडीन का उपयोग किया जाता है। सिर तथा ऊपरी जबड़े में संधि पाई जाती है। तो सिर तथा ऊपरी जबड़े में कौन सी संधि पाई जाती है? तो इसमें सिर और जबड़े में जो संधि पाई जाती है वो फिक्स जॉइंट संधि पाई जाती है। अगला जो हमारा प्रश्न है वो डॉक्टरी तापमापी का परास कितना होता है? तो डॉक्टरी जो मापने का जो पैमाना होता है तापमापी परास उसका होता है 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक इसका क्या होता है? परास होता है। अगली हम बात करें अगर फ़ारेनहाइट में पूछे तब, तो 95 फ़ारेनहाइट से 109 फ़ारेनहाइट तक होता है डॉक्टरी तापमापी का परास। अगला प्रश्न है, प्रयोगशाला तापमापी का परास कितना होता है? तो प्रयोगशाला तापमापी का परास -10 डिग्री से -10 डिग्री से 110 डिग्री सी तक होता है। यानी कि -10 डिग्री से 110 डिग्री सी तक होता है प्रयोगशाला तापमापी का परास। और डॉक्टरी तापमापी का परास 35 डिग्री से 42 डिग्री सी तक फ़ारेनहाइट में, 95 फ़ारेनहाइट से 109 फ़ारेनहाइट तक होता है। अगला जो हमारा प्रश्न है, अगले प्रश्न की बात करें, स्वस्थ मानव शरीर का ताप कितना होता है? तो स्वस्थ मानव शरीर का जो ताप होता है वो होता है 36.9 सेल्सियस। 36.9 सेल्सियस। और इसी को अगर फ़ारेनहाइट में पूछे तो कितना होता है? तो फ़ारेनहाइट की हम बात करें तो फ़ारेनहाइट में होता है 98.4 फ़ारेनहाइट। 98.4 फ़ारेनहाइट। 37 डिग्री सेल्सियस स्वस्थ मानव शरीर का ताप होता है, तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा? तो 98.6 फ़ारेनहाइट होगा। इसको निकालने का फार्मूला क्या है? सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना और फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलना। तो इसका जो फार्मूला है वो C/5 बराबर F-32/9। सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना और फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलना। इसलिए तो आप 36.9 डिग्री सेल्सियस को जब फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा? 98.4 फ़ारेनहाइट आएगा। और 37 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे तो 98.6 फ़ारेनहाइट आएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है
वो है जठर रस में। जठर रस में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं? तो जठर रस में रेनिन एंजाइम, लाइपेज और पेप्सिन। तो जो हमारा जठर रस होता है उसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं? तो रेनिन एंजाइम, लाइपेज और पेप्सिन। रेनिन एंजाइम, लाइपेज और पेप्सिन पाई जाती हैं। पाचन क्रिया का सही क्रम क्या है? तो पाचन करने का जो सही क्रम है वो क्या है? पहले आप किसी चीज़ को क्या करेंगे? अंतर्ग्रहण करेंगे, यानी किसी चीज़ को क्या करेंगे? ग्रहण करेंगे। फिर मुंह में पाचन होता है और मुंह में पचे हुए भोजन को बोलस कहते हैं। फिर उसके बाद क्या होगा? अवशोषण, उसका अवशोषण होता है भोजन का। फिर स्वांगीकरण और अंतिम में क्या होता है? निष्कासन। तो अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और निष्कासन। अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और निष्कासन। अगला जो हमारा प्रश्न रहेगा वो प्रश्न हमारा प्लेटो। प्लेटो कौन थे? तो प्लेटो की हम बात करें, प्लेटो यूनानी दार्शनिक थे एक। इनका जो ग्रंथ है वो है रिपब्लिक ग्रंथ और इन्हें आदर्शवाद का जनक कहते हैं। तो प्लेटो यूनानी दार्शनिक थे, रिपब्लिक ग्रंथ है इनका, आदर्शवाद का जनक इसे कहा जाता है। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है वेद। वेदों की हम बात करें, वेद क्या हैं? तो वेद जो हमारे हैं वो ऋग्वेद। वेद 4 हैं। तो सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? वो हमारा ऋग्वेद है। 10 मंडल हैं ऋग्वेद के अंदर और 1028 सूक्त हैं, 10,462 इसमें मंत्र हैं। तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,462 इसमें मंत्र हैं। और गायत्री मंत्र का उल्लेख भी ऋग्वेद के अंदर किया गया है। और गायत्री मंत्र किससे संबंधित है? तो गायत्री मंत्र सूर्य देव को समर्पित है, यानी कि सूर्य देवता से संबंधित है। सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है। अब हम बात करें अर्थवेद की। अर्थवेद क्या है? तो अर्थवेद जादू टोना और अंधविश्वास से संबंधित है। 731 इसमें मंत्र हैं। जादू टोना अंधविश्वास से संबंधित कौन सा वेद है? तो वो अर्थवेद है। 731 इसमें मंत्र हैं। अगला हम जो प्रश्न बात करें वो है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता, तो सिंधु घाटी सभ्यता क्या है और सिंधु घाटी सभ्यता के देखें क्या क्या बातें हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। तो सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता में आपने देखा होगा मोहनजोदड़ो। हमने सिंधु घाटी सभ्यता को बहुत ही डिटेल से समझाया है। आप हमारी वीडियो को जाकर देखें, आपका बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता का। चाहे मोहनजोदड़ो हो, चाहे चनुदड़ो हो, चाहे बनवाली हो, चाहे कालीबंगा हो, कोई भी स्थान हो। अगर हम बात करें चाहे लोथल वगैरह कुछ भी हो, मोहनजोदड़ो का जो अर्थ है वो है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो सिंध प्रांत लरकाना जिला में स्थित है। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो मोहनजोदड़ो की जो सबसे बड़ी इमारत है वो है अन्नागार, जहाँ अन्न के भंडार हों। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ा सार्वजनिक स्थल क्या है? तो मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा सार्वजनिक स्थल क्या है? तो वो है स्नानागार। और मोहनजोदड़ो जो मृतकों का टीला कहते हैं उसकी खोज किसने की थी? तो 1922 ईस्वी में इसकी खोज राखलदास बनर्जी ने की थी, मोहनजोदड़ो की खोज। यानी कि उस समय सिंधु घाटी सभ्यता की जब खोज चल रही थी तो मोहनजोदड़ो एक स्थान आया जिसे कहा गया मृतकों का टीला। तो राखलदास बनर्जी ने 1922 में इसकी खोज की थी। सबसे बड़ी इमारत अन्नागार, सबसे बड़ा सार्वजनिक स्थल स्नानागार, सिंध प्रांत लरकाना जिला में है। कालीबंगा क्या है? तो कालीबंगा ये सिंधु घाटी सभ्यता की जो खोज की गई थी उसी समय कालीबंगा भी है। तो कालीबंगा कहाँ स्थित है? राजस्थान में है, हनुमानगढ़ जिले में। कालीबंगा राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले में। कालीबंगा में क्या पाया गया था? जुत्ते खेत के साक्ष्य। और बनवाली हरियाणा में स्थित है। उत्तम किस्म के जौ के साक्ष्य कहाँ पाए गए थे? तो वो बनवाली के अंदर पाए गए थे। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है सिख गुरु की हम बात करें, तो सिख गुरु के सिखों के जो प्रथम गुरु थे वो कौन थे? तो सिखों के प्रथम गुरु नानक देव थे। कौन थे? नानक देव। और 9वें गुरु कौन थे? तो 9वें गुरु तेग बहादुर थे। औरंगजेब ने 1675 ईस्वी में इनकी हत्या कराई थी।
औरंगजेब का जब शासनकाल चल रहा था 1675 ईस्वी के आसपास, तो 9वें गुरु जो थे तेग बहादुर, इनकी हत्या किसने कराई थी? औरंगजेब ने। और औरंगजेब सुन्नी धर्म से संबंधित है। औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था। तो औरंगजेब गुरु तेग बहादुर जो 9वें सिखों के गुरु थे, 1675 ईस्वी में उनकी हत्या कराई थी। औरंगजेब सुन्नी धर्म से संबंधित है। औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था। और सिखों के जो प्रथम गुरु थे वो नानक देव थे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।